नमस्कार मित्रों, AVFM के विजयपथ सीरीज के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग अपने यूनिट 19 जो कि बेस्ड है हाइब्रिड फाइनेंस पे, इससे इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने इस सीक्वेंस को जारी रखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपने यदि इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट लिंक। चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट MCQs को समझेंगे जो AVFM एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। हम XYZ बैंक के केस पर डिस्कस करेंगे जिसमें उन्होंने कुछ PNCPS शेयर, यहाँ देखिए लिखा गया है साफ साफ, और जिसमें उन्होंने कुछ PNCPS शेयर इशू किए हैं टू स्ट्रेंथन देयर टीयर 1 कैपिटल। देखिए PNCPS शेयर क्यों इशू किया गया, क्योंकि आपको पता होगा दिस PNCPS इज अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो PNCPS को इशू करने का मेन पर्पस है कि अपने टीयर 1 कैपिटल को और मजबूत बनाना। अब वो इन शेयर पर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं, राइट। शेयर है तो कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, कॉल ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होगी, राइट। तो राइट टू बाय द, मतलब इनके पास एक राइट होता है बाय द शेयर एट अ फ्यूचर डेट, राइट, इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि XYZ बैंक ने PNCPS शेयर इशू किए थे 5 साल पहले। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दे इशूड दिस PNCPS 5 years ago, राइट। और अब वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ रेगुलेटरी कंडीशन भी है जो फुलफिल करनी होंगी इन्हें। तो इन कंडीशन के बेसिस पर कौन से सर्कमस्टांस में XYZ बैंक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन XYZ बैंक एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन ऑन इट PNCPS अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी गाइडलाइन। चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है व्हेन इट हैज मेंटेन मिनिमम टीयर 1 कैपिटल रिगार्डलेस ऑफ इट्स टोटल कैपिटल लेवल। यानी यहाँ कहा जा रहा है, यह ऑप्शन हमें सही लगता है कि लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन क्या हो सकती है, देखिए रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से सिर्फ टीयर 1 कैपिटल नहीं, यहाँ पे टीयर 1 कैपिटल की बात की जा रही है, सिर्फ टीयर 1 कैपिटल नहीं बल्कि मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है, जिसको हम लोग MTC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MTC। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम टोटल कैपिटल, राइट। तो हमारा जो रेगुलेटरी गाइडलाइन है उसके हिसाब से सिर्फ टीयर 1 कैपिटल नहीं बल्कि आपको मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है। यानी टीयर 1 के साथ साथ और भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो मीट करनी होंगी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे केवल टीयर 1 की जिक्र की जा रही है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे इसने टीयर 1 कैपिटल को मेंटेन किया, ठीक है, तो वो चाहे तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है अपने PNCPS पे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मिनिमम टोटल कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। चलिए ऑप्शन 2 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है इफ इट ऑब्टेन्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI एंड डिमॉन्स्ट्रेट सस्टेनेबल कैपिटल एडिक्वेसी। अगले स्लाइड में चलेंगे हम लोग, तो इसको जरा देखते हैं इस ऑप्शन को क्या कर रहा है कि हाँ, ये XYZ बैंक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं यदि इन्होंने RBI से अप्रूवल लिया हो और इनके पास सस्टेनेबल कैपिटल एडिक्वेसी हो। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, क्योंकि XYZ बैंक RBI से पहले अप्रूवल ले और यह प्रूव करे कि उनके पास सस्टेनेबल कैपिटल एडिक्वेसी है, या तो वो PNCPS को रिप्लेस करे कैपिटल ऑफ सिमिलर या बेटर क्वालिटी से, या फिर ये दिखाए कि उनका कैपिटल मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। दूसरी मैं बता रहा हूँ, पहला चीज़ क्या वो दिखाए, पहला चीज़ वो दिखाए, मैं बात कर रहा हूँ XYZ बैंक की, तो पहला चीज़ XYZ बैंक को ये दिखाना है कि या तो वो PNCPS को रिप्लेस करे एक ऐसे कैपिटल से, एक ऐसे कैपिटल से जो कि सिमिलर नेचर का हो या इससे बेटर नेचर का हो। दो ऑप्शन है, या तो PNCPS को रिप्लेस कर दे एक ऐसे कैपिटल से जो कि सिमिलर नेचर का हो या इससे बेटर नेचर का हो, और दूसरा तरीका वो है कि या फिर ये दिखाए कि उनका कैपिटल मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। जो MTC होता है ना, मिनिमम टोटल रिक्वायरमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा उनका टोटल कैपिटल है। इन दोनों केस में, राइट, इन दोनों केस में जो है वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं PNCPS में, राइट। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, ओनली इफ इट रिप्लेस द PNCPS विद इक्विटी शेयर। अब ऑब्वियस ही बात है, कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है राइट टू बाय द शेयर, राइट। तो देखिए यह भी थोड़ा मिसलीडिंग है, यहाँ पे केवल वर्ड के लिखा है ओनली इक्विटी शेयर। देखिए लेकिन रूल के हिसाब से XYZ बैंक किसी भी ऐसे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं जो सफिशिएंट क्वालिटी का हो, यानी इक्विटी शेयर के अलावा दूसरे हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं कि केवल इक्विटी शेयर ही एक्सेप्टेबल है, कोई भी ऐसा हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, हाई क्वालिटी कैपिटल जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं PNCPS को। और ऑप्शन 4 कह रहा है इफ इट हैज मेंटेन डिविडेंड विदाउट इंटरप्शन फॉर द पास्ट 5 ईयर। यानी कि यह ऑप्शन क्वेश्चन से इरिलेवेंट है, डिविडेंड की कंटिन्यूटी का कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने के डिसीजन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है।
कॉल ऑप्शन का रिलेशन कैपिटल एडिक्वेसी से है, न कि डिविडेंड पेमेंट से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। XYZ बैंक सिर्फ तब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है जब आरबीआई की प्रायर अप्रूवल हो और उनका कैपिटल एडिक्वेसी या तो काफी स्ट्रांग हो, दो कंडीशन में बता रहा हूं, या तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग हो या नहीं तो पीएनसीपीएस को सिमिलर या बेटर क्वालिटी कैपिटल से रिप्लेस करें। बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि वो या तो रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते या फिर उनका कॉल ऑप्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपके लिए मैं कुछ याद रखने लायक कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको इस क्वेश्चन से जो हमने सीखा। पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी जरूरी है, ठीक है, सिर्फ टियर 1 कैपिटल नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि आरबीआई का अप्रूवल मैंडेटरी है, आरबीआई का अप्रूवल आपको लेना ही होगा, राइट, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले। तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि रिप्लेसमेंट काफ़ी है किसी भी हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से, सिर्फ इक्विटी से ही नहीं, मतलब आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, किसी भी हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट से, नॉट जस्ट लाइक इक्विटी ओनली। और फोर्थ पॉइंट हमने ये सीखा कि डिविडेंड कंटिन्यूटी का कॉल ऑप्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ब्रेकडाउन, राइट। अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो हमारे क्रैश कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हम यही कर ही रहे हैं। केवल हमारा जो ओरिएंट है, हम लोग टारगेट ओरिएंटेड सेशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग इस केस स्टडी के थ्रू एमसीक्यूज कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और अल्टीमेटली एग्जाम में वही तो काम आएगा, राइट। तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने, डीएफ बैंक के रिगार्डिंग एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग डीएफ बैंक के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे जो आपके एवीएफएम एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो डीएफ बैंक है इसने पीएनसीपीएस यानी परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर 81। आपको बताना चाहिए ये 81 का पार्ट होता है, राइट। चलिए यह शेयर आपको पता होगा कि टियर 1 में एक होता है हमारा CET1 जो कि कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल बोलते हैं, और एक होता है हमारा 81 एडिशनल टियर 1 कैपिटल होता है, राइट। तो 81 का पार्ट होता है हमारा पीएनसीपीएस। अब सवाल ये है, यह शेयर स्पेशल फीचर के साथ इशू किए गए हैं। तो चलिए इन फीचर और ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए कहा ये जा रहा है कि डीएफ बैंक ने कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ पीएनसीपीएस इशू किए हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डीएफ बैंक के पीएनसीपीएस के कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको यदि कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट करना है, रिपर्चेज करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। और चलिए हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डीएफ बैंक कैन रिपर्चेज पीएनसीपीएस विदाउट आरबीआई अप्रूवल, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे मेंटेन द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप रिपर्चेज कर रहे हैं पीएनसीपीएस को या यदि आप रिडीम कर रहे हैं, राइट, तो इन दोनों के लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल बहुत जरूरी है, चाहे बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ही क्यों ना हो, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ही क्यों ना हो। तो ये बातें ध्यान देने वाली बात है कि रिपर्चेज करना हो या रिडीम करना हो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना ही लेना है, राइट। तो डीएफ बैंक को पीएनसीपीएस रिपर्चेज या रिपे करने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी होगी, तो ये कह रहा है कि नहीं लेनी होगी, तो गलत है ना, ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि डीएफ बैंक कैन इशू पीएनसीपीएस दैट अलाउ क्युमुलेटिव डिविडेंड टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। देखिए यह भी गलत है। पीएनसीपीएस के डिविडेंड क्या होते हैं, नॉन क्युमुलेटिव होते हैं। मैं बार बार नाम में ही लिखा हुआ है ना, एनसीपीएस, परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ तो सिंपल सा नाम में ही लिखा हुआ है नॉन क्युमुलेटिव है, ठीक है, नॉन क्युमुलेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक कभी डिविडेंड पे नहीं कर पाता तो उस डिविडेंड को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, यही ना मतलब होता है। मान लीजिए कि डिविडेंड 5 साल तक पे करना है, 5 साल के लिए पीएनसीपीएस लिया है, मान लीजिए 4th ईयर में पेमेंट नहीं कर पाया, कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा था कि उसने डिविडेंड दिया ही नहीं, तो क्या उसको अगले साल देगा, नहीं देगा। यही होता है नॉन क्युमुलेटिव का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्युमुलेटिव डिविडेंड अलाउड नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि क्या कर रहा है कि क्युमुलेटिव डिविडेंड अलाउड है, बिल्कुल नहीं अलाउड है। पीएनसीपीएस के नाम में ही लिखा हुआ है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज आल्सो रॉन्ग। चलिए ऑप्शन 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि डीएफ बैंक पीएनसीपीएस विल एब्जॉर्ब लॉस एट अ स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट पोटेंशियली कन्वर्टिंग टू कॉमन शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रेगुलेटरी गाइडलाइन के हिसाब से पीएनसीपीएस में एक लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर होता है। कैसा फीचर होता है, लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर होता है, राइट। पीएनसीपीएस में एक लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर होना चाहिए अगर कोई प्री डिटरमाइंड ट्रिगर पॉइंट हिट हो जाए,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई ट्रिगर पॉइंट हिट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अब मैं ट्रिगर पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो क्या क्या हो सकता है ट्रिगर पॉइंट, जैसे जैसे मान लीजिए कुछ डिस्ट्रेस आ गया, जैसे मान लीजिए कुछ डिस्ट्रेस आ गया या कुछ कैपिटल का शॉर्टेज है, राइट, तो कुछ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए या कोई फाइनेंस या कैपिटल का शॉर्टेज हो जाए, तो ये पीएनसीपीएस या तो कॉमन शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर इनका राइट डाउन हो सकता है। मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट को हिट कर लिया तो या तो पीएनसीपीएस को हम कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड टू द कॉमन शेयर, और इनका राइट डाउन हो सकता है। यह फीचर डीए बैंक के पीएनसीपीएस में इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीएनसीपीएस में लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर है। यदि कोई स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट कोई हिट करेगा ना, जैसे कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया, कैपिटल शॉर्टेज आ गया, तो पीएनसीपीएस कॉमन शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, लॉस को एब्जॉर्ब करेगा। चलिए ऑप्शन 4 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 में कह रहा है कि पीएनसीपीएस इन्वेस्टर हैव क्लेम सुपीरियर टू दोज ऑफ टियर 2 कैपिटल इन्वेस्टर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट सेफर। क्या कह रहा है कि देखिए आपको मैंने बताया था कि पीएनसीपीएस AT1 का पार्ट होता है जो कि टियर 1 का पार्ट होता है, और कह रहा है कि इनका क्लेम जो है टियर 2 कैपिटल इन्वेस्टर से सुपीरियर है, ज़्यादा है, इस कारण से इनका इन्वेस्टर सेफर है। क्या लगता है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। पीएनसीपीएस इन्वेस्टर के क्लेम टियर 2 कैपिटल के इन्वेस्टर से बाद आते हैं। मतलब सबसे पहले टियर 2 कैपिटल इन्वेस्टर का क्लेम आएगा, उसके बाद पीएनसीपीएस इन्वेस्टर का क्लेम आएगा। यानी जिन लोगों ने परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव शेयर में इन्वेस्ट किया है उनका शेयर बाद में आता है, उनका क्लेम बाद में आता है। यानी टियर 2 कैपिटल से भी ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड है। क्या बोल रहा हूं मैं? टियर 2 कैपिटल से भी ज़्यादा ये सबऑर्डिनेटेड है, राइट। अगर बैंक में लॉस हो जाए तो पीएनसीपीएस इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट पहले एब्जॉर्ब हो सकता है। मैंने बोला ना इसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और टियर 1 तो ऑब्वियसली यदि हमारा टियर 1 का पार्ट है, टियर 1 होता क्या है हमारा, ये गोइंग कंसर्न होता है, और टियर 2 क्या होता है, गोइंग कंसर्न होता है। गोइंग कंसर्न करने का मतलब यही नहीं हुआ कि इसकी लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो पीएनसीपीएस इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले अब्जॉर्ब हो सकता है टियर 2 इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पीएनसीपीएस इन्वेस्टर का पोजीशन रिलेटिवली रिस्कियर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, राइट। डीए बैंक ने पीएनसीपीएस में लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर है जो स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट पे एक्टिवेट हो सकता है, और ये शेयर या तो कॉमन शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर राइट डाउन हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उसमें या तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत इग्नोर की गई है या नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड का कंडीशन फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों की पॉइंट जो आपको याद रखने के लिए है इस क्वेश्चन से, हमने उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि परचेज करना है या रिडीम करना है, उसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि पीएनसीपीएस का डिविडेंड हमेशा नॉन क्युमुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है, राइट। पीएनसीपीएस का जो डिविडेंड है वो हमेशा नॉन क्युमुलेटिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने ये बताया कि पीएनसीपीएस में एक लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर होता है। क्या होता है? लॉस एब्जॉर्बिंग फीचर होता है। और चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि पीएनसीपीएस इन्वेस्टर का जो पोजीशन होता है ना, वो टियर 2 कैपिटल से भी ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड होता है, इस कारण से ये रिस्कियर होता है, राइट। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ब्रेकडाउन। अगर आपको इस प्रकार के और भी अच्छे एक्सप्लेनेशन चाहिए सभी क्वेश्चन के, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और दोस्तों हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और जल्द से जल्द आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बेस्ड है ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल्स के कंसेप्ट पर, जो ऑप्शन प्राइसिंग और वेरिएंट वैल्यूएशन के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए, यदि सिंपल भाषा में कहा जाए कि ये जो हमारा ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल है ये किसके लिए यूज होता है, तो दो वर्ड याद रखिए, ऑप्शन प्राइसिंग और दूसरा वेरिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन प्राइसिंग और वेरिएंट के लिए इसका यूज होता है। अब देखिए एक सवाल ये है कि कंपनी एक्स की यहाँ बात हो रही है, कंपनी एक्स ने क्या किया, तो कंपनी एक्स ने कुछ वेरिएंट इशू किए हैं। क्या इशू किए हैं? वेरिएंट इशू किए हैं, राइट। और इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर उनकी एस्टिमेटेड प्राइस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। व्हाट फैक्टर डज मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन इट एस्टिमेटेड प्राइस। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम लोग इसी कंसेप्ट पे हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, तो इसने वेरिएंट इशू किया है जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपया और एक्सपायरेशन टाइम 6 महीने का दे रखा है, और लेकिन स्टॉक प्राइस जो भी है ना मार्केट में वो 125 रुपया का है। ठीक है, एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टॉक प्राइस का है वो 0.40% है, और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। अब देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं ब्लैक-स्कॉल मॉडल में, D1, D2, ND1, ND2, इसको प्रोबेबिलिटी से, ND1 मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है,
तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली एक्सरसाइज प्राइस का, राइट, और इन सभी वैल्यू को मॉडल के फॉर्मूला में डाला, तो आपने देखा कि जो वेरिएंट का जो फाइनल एस्टिमेटेड प्राइस आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 31.86 आ रहा है। ये फाइनल एस्टिमेटेड प्राइस है। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा फैक्टर वेरिएंट के एस्टिमेटेड प्राइस को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है ब्लैक-स्कोल मॉडल में, राइट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ब्लैक-स्कोल मॉडल में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जब तक आप पैरामीटर को नहीं समझेंगे तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर हमारे एस्टिमेटेड प्राइस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। चलिए एक एक करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देखिए रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का थोड़ा इंपैक्ट होता है ऑप्शन के प्राइसिंग पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ब्लैक-स्कोल मॉडल का काम ही है ऑप्शन का प्राइसिंग और वेरिएंट का प्राइसिंग आपको बताएगा। होता है, इसका इंपैक्ट होता है दोस्तों, लेकिन यह वेरिएंट प्राइस को मेजरली इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि रिस्क फ्री रेट का बढ़ने पर, मान लीजिए आरएफ से डिनोट करते हैं, यदि आरएफ बढ़ेगा ना, ठीक है, आरएफ बढ़ने पर फ्यूचर का कैश फ्लो डिस्काउंटेड कम होगा। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, डिस्काउंटिंग फ्यूचर, क्या मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर का कैश फ्लो डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, ठीक है। तो जो हमारा फ्यूचर का कैश फ्लो है, मान लीजिए कि ये कैश फ्लो में मिलने वाला है फ्यूचर में, उसको यदि आप डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि आप जब डिस्काउंट करते हैं तो क्या करते हैं बताइए, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ आपको मिलेगा 1 साल बाद, और मान लीजिए कि आरएफ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए 10%, तो आप क्या उसका इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1 + r होल टू द पावर है। तो यदि आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम ना होगा। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं। तो यदि हमारा आरएफ बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है कि जो कैश फ्लो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो कम होगा, इसका इंपैक्ट ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। इंपैक्ट होता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि एस्टिमेटेड प्राइस पे इंपैक्ट नहीं होगा। यस, इंपैक्ट विल बी देयर बट नॉट नोटिसेबल इंपैक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 2 की बात करें, वो है हमारा टाइम टू एक्सपायरेशन, यानी कब वो हमारा वारंट एक्सपायर होगा। देखिए अब सिंपल सी बात है, टाइम टू एक्सपायरेशन यानी कि ऑप्शन के एक्सपायरेशन तक का टाइम भी प्राइस को अफेक्ट करता है, ये भी अफेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि टी बढ़ गया, लॉन्गर टाइम है, तो लॉन्गर टाइम का मतलब है कि स्टॉक प्राइस के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मूव करने का, राइट। तो स्टॉक प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो अब ये स्टॉक प्राइस में चूंकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन प्राइस को इम्पैक्ट करेगा, राइट। इट विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आवर ऑप्शन प्राइस। लेकिन यह भी मेजर फैक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, तो आपके यहाँ पे पूछा गया मेजर फैक्टर, हाईएस्ट इम्पैक्ट, पढ़िए लिखा हुआ हाईएस्ट इम्पैक्ट, तो ये भी उतना मेजर फैक्टर नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगले सवाल के अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक प्राइस चेंज, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, यह सही जवाब है। देखिए इसको हम लोग वोलेटिलिटी भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन का इंपैक्ट सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन के प्राइस पर। अब देखिए मान लीजिए कि वोलेटिलिटी बढ़ता है, ठीक है, वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो चांसेस ज़्यादा है कि स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस को क्रॉस करे। समझ रहे हैं, स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस को क्रॉस करेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो होगा ना कि ये हमारा एक्सरसाइज प्राइस है और स्टॉक प्राइस को भी क्रॉस कर देगा, राइट। तो क्या होगा, और जो कि वारंट या ऑप्शन की वैल्यू को बढ़ा देगा। जैसे ही स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होगा तो वारंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है ब्लैक-स्कोल मॉडल के प्राइस कैलकुलेशन पर। और ऑप्शन डी का एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस का भी इंपैक्ट होता है, लेकिन जनरली अगर एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा होगा तो ऑप्शन का वैल्यू कम हो सकता है, क्योंकि बायर को उस प्राइस पर स्टॉक खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यह भी इसका मेजर फैक्टर नहीं है और यह ऑप्शन भी गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ब्लैक-स्कोल मॉडल में वोलेटिलिटी का इंपैक्ट सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन या वारंट प्राइस पर। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। हमने ये देखा कि यदि हमारा वोलेटिलिटी हायर है, इसका मतलब है कि ऑप्शन प्राइस भी हमारा क्या होगा, हायर होगा, राइट। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लैक-स्कोल मॉडल में। फिर हमने ये देखा कि टाइम टू एक्सपायरेशन भी प्राइस को इंपैक्ट करता है, लेकिन वोलेटिलिटी के कंपेरिजन में कम करता है। और फिर हमने ये देखा कि जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है और जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस होता है, ये इसका इंपैक्ट रिलेटिवली कम होता है इन कंपैरिजन टू वोलेटिलिटी, राइट। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन था इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि ब्लैक-स्कोल मॉडल पे ही बेस्ड है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लैक-स्कोल मॉडल में कंपनी एक्स ने कुछ वैल्यू कैलकुलेट की हैं, जैसे कि आप D1 देख सकते हैं, D2 देख सकते हैं, राइट। तो और उनके कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट किया, जैसे कि D1 का कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को हम लोग ND1 से डिनोट कर रहे हैं, D2 की कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को हम लोग ND2 से डिनोट कर रहे हैं,
ठीक है, तो क्या पर्पज़ है ND1 और ND2 कैलकुलेट करने का ब्लैक स्कोल मॉडल में? ठीक है, सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ND1 एंड ND2 इन द ब्लैक स्कोल मॉडल, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो D1 D2 तो आपको समझ में आया कि D1 क्या है, D2 क्या है, राइट। तो कंपनी ने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट किया D1 D2, उसका प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो कंपनी कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग को यूज करती है ताकि अपने एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सके, कितना है 96.08, और वेरिएंट का एस्टिमेटेड प्राइस कितना था 31.86। तो क्या पर्पज़ है ND1 ND2 निकालने का ब्लैक स्कोल मॉडल में, राइट। बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टॉक प्राइस एक्सीडिंग द एक्सरसाइज प्राइस एक्सपायरेशन। देखिए ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए ब्लैक स्कोल मॉडल में ND1 और ND2 का काम होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की एक्सपायरेशन पर स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ND1 और ND2 क्यों निकाला जा रहा है? इसका निकालने का पर्पज़ है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की एक्सपायरेशन पर स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर होगा। यह प्रोबेबिलिटी ऑप्शन के एक्सपेक्टेड पे ऑफ का कैलकुलेशन में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए ND1 हमें क्या बताता है? ND1 हमें बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक प्राइस जो है एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बताता है हमें ND1, राइट। तो यह प्रोबेबिलिटी ऑप्शन के एक्सपेक्टेड पे ऑफ को कैलकुलेशन में मदद करेगा, जो कि उसे करंट वैल्यू को डिसाइड करता है। तो वही है ना, प्राइमरी पर्पज ND1 और ND2 निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक प्राइस जो है वो एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा होगा, मतलब वोलेटाइल है, राइट। तो यही चीज़ बताता है हमें, राइट। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है टू कंप्यूट द फ्यूचर स्टॉक प्राइस एट द एक्सपायरेशन। देखिए यह गलत है क्योंकि ND1 और ND2 फ्यूचर स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट नहीं करते। इट डज नॉट कैलकुलेट द फ्यूचर स्टॉक प्राइस। यह सिर्फ लाइक्लीहुड बताते हैं कि स्टॉक प्राइस कहां पर सेटल हो सकता है रिलेटिव टू द एक्सरसाइज प्राइस, यानी स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस के वनिस्पत कहां पे सेटल हो सकता है, यही बताता है ना हमें ND1 ND2, राइट। तीसरा ऑप्शन कर रहा है टू कैलकुलेट द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द ऑप्शन प्राइस। यह भी गलत ऑप्शन है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को इम्पैक्ट अलग से कैलकुलेट होता है और इसका कनेक्शन ND1 और ND2 से नहीं है। ये फैक्टर मेनली प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ND1 ND2 क्यों निकाला जाता है, ये तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे, राइट। तो कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग लिखा है ना, कंटिन्यूस डिस्काउंटिंग का यूज किया था प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जो कि 96.08 निकला। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन कर रहा है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सरसाइज प्राइस विल बी लोअर देन द करंट प्राइस। तो देखिए ये कह रहा है कि ये भी गलत है क्योंकि ND1 और ND2 का पर्पस ये नहीं होता है, यह क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑप्शन के मूल्य में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इसके एक्सपेक्टेड पे ऑफ को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो याद रखिए ND1 और ND2 का प्राइमरी पर्पज है प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना कि एक्सपायरेशन पर स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस को एक्सीड करेगा। मतलब जब भी वो हमारा वारंट एक्सपायर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है स्टॉक प्राइस विल एक्सीड द एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि जो हमारा ND1 है और जो हमारा ND2 है, राइट, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि स्टॉक प्राइस कहाँ सेटल हो सकता है एक्सरसाइज प्राइस के मुकाबले। दूसरा चीज़ आप ये याद रखिए, ये वैल्यू ब्लैक स्कोल मॉडल में एक्सपेक्टेड पे ऑफ के कैलकुलेशन में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिए, बाकी ऑप्शन जो है यहाँ दिए गए हैं वो ND1 और ND2 के पर्पस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करते हैं, राइट। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ND1 ND2 का काम क्या है। सिंपल सी बात में समझिए कि जब भी हमारा ऑप्शन एक्सपायर होगा, जब भी हमारा वेरिएंट एक्सपायर होगा, तो क्या चांसेस है कि स्टॉक प्राइस जो है एक्सरसाइज प्राइस को एक्सीड करेगा। दैट्स द पॉइंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग ब्लैक स्कोल मॉडल पे। अब ये सवाल को जरा समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। DA बैंक के वारंट के वैल्यूएशन पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि ब्लैक स्कोल मॉडल क्या कुछ चीज़ें जैसे डिविडेंड और डाइल्यूशन को बेसिक कैलकुलेशन में इग्नोर करता है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक स्कोल मॉडल डिविडेंड और डाइल्यूशन का अपने बेसिक फॉर्म में क्यों डिसरिगार्ड करता है। व्हाई डज द ब्लैक स्कोल मॉडल डिसरिगार्ड डिविडेंड एंड डाइल्यूशन इन बेसिक फॉर्म। देखिए याद रखिएगा, ब्लैक स्कोल मॉडल डिविडेंड और डाइल्यूशन को कंसीडर नहीं करता। ये फॉर्मूला का एक लिमिटेशन भी है, जो ब्लैक स्कोल मॉडल है ना उसका एक लिमिटेशन है कि डज नॉट कंसीडर द डिविडेंड एंड डाइल्यूशन। क्यों नहीं करता है, जरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट एज्यूम्स दैट ऑल कंपनी रीइन्वेस्ट प्रॉफिट रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। यह ऑप्शन गलत है। देखिए ब्लैक स्कोल मॉडल ऐसा एज्यूम करता ही नहीं है कि सारी कंपनी अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करेगी, या बस डिविडेंड को इग्नोर करता है ताकि कैलकुलेशन सिंपलर हो। डिविडेंड इग्नोर करने का मेन पर्पज है टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, नथिंग एल्स। कैलकुलेशन को सिंपल करना ही मेन पर्पज है। ये नहीं कि हम सारे कंपनी अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करेंगे रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। नो, दिस इज नॉट द केस। ऑप्शन 2 कह रहा है कि डिविडेंड एंड डाइल्यूशन डू नॉट इम्पैक्ट द स्टॉक वोलेटिलिटी।
ये ऑप्शन भी गलत है। देखिए, डिविडेंड और डायल्यूशन स्टॉक की ओवरऑल वैल्यू और ऑप्शन का पे ऑफ इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन यह स्टॉक की वोलेटिलिटी पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालते। ये कर रहा है ना, डज नॉट इम्पैक्ट वोलेटिलिटी। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है, डिविडेंड और डायल्यूशन का ओवरऑल वैल्यू पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर ऑप्शन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड एंड डायल्यूशन वुड कॉम्प्लिकेट द मॉडल विदाउट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग शॉर्ट टर्म ऑप्शन प्राइस। बिल्कुल सही जवाब है, यही तो मैं चाह रहा था। देखिए, बेसिक ब्लैक-स्कोल मॉडल में डिविडेंड और डायल्यूशन को इग्नोर करने का रीजन यही है कि शॉर्ट टर्म ऑप्शन के लिए उनका इंपैक्ट मिनिमल होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म ऑप्शन की, आई मीन टू से दैट दोज ऑप्शन हुज एक्सपायरेशन पीरियड इज लेस, राइट। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शन के लिए डिविडेंड और डायल्यूशन का इंपैक्ट बहुत कम होता है। मॉडल को सिंपल रखने के लिए इन फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है ताकि कैलकुलेशन हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट। राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। डिविडेंड एंड डायल्यूशन आर अकाउंटेड फॉर इन अल्टरनेटिव वैल्यूएशन मॉडल लाइक द बाइनोमियल मॉडल। तो देखिए, ये ऑप्शन पार्शियली सही है, लेकिन यह मेन रीजन नहीं है ब्लैक-स्कोल मॉडल के डिविडेंड और डायल्यूशन को इग्नोर करने का। कुछ अल्टरनेटिव मॉडल जैसे कि बाइनोमियल मॉडल डिविडेंड और डायल्यूशन को अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक-स्कोल मॉडल बेसिक फॉर्म में सिंप्लिसिटी के लिए इन्हें एक्सक्लूड करता है, राइट। देखिए क्या कर रहा है, डिविडेंड एंड डायल्यूशन आर अकाउंटेड फॉर इन अल्टरनेटिव वैल्यूएशन मॉडल लाइक द बाइनोमियल मॉडल। पार्शियली सही है, लेकिन यह मेन रीजन नहीं है ब्लैक-स्कोल मॉडल के डिविडेंड और डायल्यूशन को इग्नोर करने का। कुछ अल्टरनेटिव मॉडल है, जैसे कि आपको मैं नाम बताऊं, जैसे कि बाइनोमियल मॉडल है, ये एक अल्टरनेटिव मॉडल है, राइट। तो ये क्या करते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव मॉडल जैसे कि बाइनोमियल मॉडल डिविडेंड और डायल्यूशन को अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक-स्कोल मॉडल बेसिक फॉर्म में सिंप्लिसिटी के लिए इन्हें एक्सक्लूड करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो कि आपको याद रखने चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ब्लैक-स्कोल मॉडल में सिंप्लिसिटी को प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि बेसिक कैलकुलेशन के लिए डिविडेंड और डायल्यूशन को इग्नोर करता है। शॉर्ट टर्म ऑप्शन में डिविडेंड और डायल्यूशन का इंपैक्ट कम होता है, इसलिए इन्हें हमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर डिविडेंड और डायल्यूशन को अकाउंट करना हो तो हम लोग कौन से मॉडल की तरफ जाएंगे? बाइनोमियल मॉडल की तरफ जाएंगे, जैसे अल्टरनेट वैल्यूएशन मेथड को यूज किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जनवरी 2016 में, इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अब अभी हम लोग बात करेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर पर, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट द कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब आप जानते हैं ना कन्वर्टेबल डिवेंचर होता क्या है? देखिए, डिवेंचर बोले या बॉन्ड बोले, दोनों का एक ही तरह काम करते हैं ये। तो जिस डिवेंचर को हम लोग बाद में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं, राइट। तो एवी लिमिटेड ने एक कन्वर्जन ऑप्शन दिया है, लेकिन ट्विस्ट के साथ। कन्वर्जन प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस से ज़्यादा सेट की गई है। ध्यान दीजिएगा, जो कन्वर्जन का प्राइस है ना, वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा सेट की गई है, यही ट्विस्ट है, इसको पी से कर रहे हैं, राइट। सो कन्वर्जन प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा सेट की गई है, राइट। चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या है और हर ऑप्शन को समझते हैं, साथ ही इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन भी कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एवी लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किए हैं जिनका कन्वर्जन प्राइस ₹20 पर शेयर है। लिखा है ना, एवी लिमिटेड ने कन्वर्जन कुछ डिवेंचर्स इशू किए हैं जिनका कन्वर्जन प्राइस क्या है? ₹20, राइट। जबकि इस समय मार्केट प्राइस कितना है? ₹18 है। या देखिए लिखा हुआ है कि एवी लिमिटेड शेयर का मार्केट प्राइस है ₹18 और जो हमारा कन्वर्जन प्राइस है वो ₹20 है, राइट। जो भी डिवेंचर इशू किया गया है उसका कन्वर्जन प्राइस कितना है? ₹20 है। तो कंपनी ने कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा क्यों रखा है? दैट्स द क्वेश्चन। वाई द कन्वर्जन प्राइस इज हायर देन द मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस है 18, कन्वर्जन प्राइस है 20, आखिर ये ज़्यादा क्यों रखा गया है? इसके पीछे कुछ रीज़न है क्या? वही हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझना चाहेंगे, वो क्या है? हमारा कन्वर्जन रेशियो का क्या मीनिंग होता है? देखिए, पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उस पर। तो ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड एन इमीडिएट प्रॉफिट इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर, यानी ये कह रहा है कि इमीडिएट प्रॉफिट देना इन्वेस्टर के लिए। क्या ये पर्पज़ है क्या? कन्वर्जन प्राइस को हम कन्वर्जन प्राइस को मार्केट प्राइस से ज़्यादा रख रहे हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर कंपनी तुरंत प्रॉफिट इंसेंटिव देना चाहती तो वो कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से कम या बराबर रखती, क्योंकि कन्वर्जन प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे बॉन्ड को या डिवेंचर को यदि हम कन्वर्ट करेंगे शेयर में तो कितना प्राइस लगेगा। अब उसको ज़्यादा रखा है ना, तो वो तो चाहती नहीं है कि सब कन्वर्ट करे। ज़्यादा प्राइस रखने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी नहीं चाहती है कि सब लोग शेयर में अपने बॉन्ड को कन्वर्ट करें, राइट। इसलिए प्राइस ज़्यादा रखा है। तो प्रॉफिट तो नहीं देना चाहती अपने इन्वेस्टर को इमीडिएट, ये तो गलत है, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन कह रहा है टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर। यह भी गलत है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो, यह कंपनी की स्ट्रैटेजिक डिसीजन होती है। ऑप्शन 3 कह रहा है टू रिड्यूस डाइल्यूशन बाय इनकरेजिंग ओनली लॉन्ग टर्म कन्वर्जन। बिल्कुल सही बात। कन्वर्जन प्राइस को मार्केट प्राइस से हायर सेट करना इसलिए होता है ताकि डिवेंचर होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। ठीक है, बाय इनकरेजिंग ओनली, यस, लॉन्ग टर्म कन्वर्जन हो, मतलब लंबे अवधि तक जो है डिवेंचर होल्डर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। अगर इमीडिएट प्रॉफिट का ऑप्शन दिया जाए तो लोग तुरंत कन्वर्ट करके शेयर ले लेंगे, जो कि डाइल्यूशन को बढ़ा देगा। अब जैसे ही वो अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यदि कन्वर्जन प्राइस कम हो तो इसको डाइल्यूशन बढ़ जाएगा ना, डाइल्यूशन हमारा बढ़ जाएगा, राइट, तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। तो हायर कन्वर्जन प्राइस से शॉर्ट टर्म में कन्वर्जन अवॉइड किया जाता है और कंपनी के शेयर में डाइल्यूशन स्लो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। टू रिड्यूस डाइल्यूशन, हम डाइल्यूशन को कम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सब लोग डिवेंचर को शेयर में तुरंत का तुरंत कन्वर्ट करके प्रॉफिट कमाएं, नो। और ऑप्शन 4 कह रहा है टू ऑफर कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर एन ऑप्शन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यह भी गलत है, क्योंकि कन्वर्जन प्राइस तो मार्केट प्राइस से हायर है, तो डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट का बात ही कहाँ हो रही है, यहाँ देखिए ना, 20 रुपये का कन्वर्जन प्राइस है और 18 रुपये का हमारा मार्केट प्राइस है, तो डिस्काउंट तो नहीं है, ये तो एक्सेस प्राइस है। तो फ्यूचर में जब मार्केट प्राइस और भी ज़्यादा हो सकती है तब ये कन्वर्जन प्राइस अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब सोचिए कैसे अट्रैक्टिव बनेगा, आप सोचिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका कन्वर्जन प्राइस है ये 20 रुपया, ठीक है, और फ्यूचर में क्या हुआ कि मार्केट प्राइस जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। कन्वर्जन प्राइस है मतलब कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 20 रुपये खर्चा आएगा, राइट, और मार्केट प्राइस मान लीजिए फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ना, और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो याद रखिएगा कि सवाल क्यों कन्वर्जन प्राइस को मार्केट प्राइस से ज़्यादा रखा जाता है, इसका मेन पर्पज़ है कि डाइल्यूशन को कम करना, केवल लॉन्ग टर्म कन्वर्जन ही अलाउ करना। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा कि कन्वर्टेबल डिवेंचर में हायर कन्वर्जन प्राइस शॉर्ट टर्म कन्वर्जन को डिस्करेज करता है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हाई कन्वर्जन प्राइस से इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कंपनी अपने शेयर का डाइल्यूशन कंट्रोल में रख सकती है और साथ ही मार्केट स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है, राइट। ये 3 पॉइंट हमने यहाँ से कवर किए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक सवाल है कि आपसे पूछा गया है कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं विथ ए स्पेशल क्लाउज अगेंस्ट डाइल्यूशन। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक स्पेशल क्लाउज है अगेंस्ट डाइल्यूशन, राइट, इंक्लूडेड अ क्लाउज टू प्रोटेक्ट डिवेंचर होल्डर अगेंस्ट डाइल्यूशन, लिखा है ना, स्पेशल क्लाउज है अगेंस्ट डाइल्यूशन। और हमारे क्वेश्चन में एबीसी कॉर्पोरेशन ने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं विद ए स्पेशल क्लॉज अगेंस्ट डाइल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टॉक स्प्लिट इन टर्म्स को अफेक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं जिसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के अगेंस्ट एक एंटी डाइल्यूशन क्लॉज ऐड किया गया है। स्टॉक को ना ही स्प्लिट कर सकते हैं और ना ही बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब अगर कंपनी 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है, क्या अनाउंस करती है, 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, तो कन्वर्जन रेशियो और कन्वर्जन प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि कन्वर्जन रेशियो 4 का 4 रहेगा। अभी कन्वर्जन रेशियो कितना था, 4 था, और कन्वर्जन प्राइस कितना था, 50 रुपये पर शेयर था। क्योंकि 200 पार वैल्यू है 200, तो 200 को नहीं ले सकते हैं आप 4 × 50। मतलब ये हुआ कि एक शेयर को यदि आप एक बॉन्ड को यदि शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 रुपये आपका खर्चा आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो 4 है और प्राइस है 50 रुपीज़ पर शेयर, 50 रुपया खर्चा आएगा एक शेयर में, और कन्वर्जन रेशियो कितना है, 4 है। 200 बराबर होगा 4 × 50। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कन्वर्जन प्राइस 4 ही रहेगा, कन्वर्जन रेशियो 4 ही रहेगा, लेकिन कन्वर्जन प्राइस भी 50 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, एंटी डाइल्यूशन क्लॉज आ रहा है, ठीक है। तो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का पर्पस क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट जैसे इवेंट से डिवेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए ना जब भी हमारा स्टॉक स्प्लिट होगा उससे डिवेंचर होल्डर को रोकना, यही एंटी डाइल्यूशन क्लॉज का मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो स्टॉक स्प्लिट होने पर कन्वर्जन रेशियो और कन्वर्जन प्राइस दोनों इस प्रकार से एडजस्ट होते हैं ताकि होल्डर को लॉस ना हो। जो ये 200 का पार वैल्यू है वो चेंज ना हो, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि पार वैल्यू हमारा 200 का 200 ही रहे। अब आप यहाँ सोचिए कि कन्वर्जन रेशियो भी 4 ही रखिएगा, कन्वर्जन प्राइस भी 50 ही रखेगा, यहाँ तो लॉस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, 2-for-1 हो रहा है। मतलब एक स्टॉक अब 2 स्टॉक में बदल रहा है, तो ये 4 की जगह 8 नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइस को हमें कम करना पड़ेगा ना, ताकि हमारा पार वैल्यू 200 का 200 ही रहे।
ऑप्शन 2 कह रहा है कि कन्वर्जन रेशियो विल इंक्रीज टू 8 एंड कन्वर्जन प्राइस विल डिक्रीज टू 25। बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचिए स्टॉक स्प्लिट के बाद कन्वर्जन रेशियो और प्राइस दोनों एडजस्ट होंगे। 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट का मतलब है हर एक शेयर के बदले डिवेंचर होल्डर को आप 2 शेयर मिलेंगे। एक शेयर के बदले डिवेंचर होल्डर को आप 2 शेयर मिलेंगे, यानी कन्वर्जन रेशियो क्या हो गया, डबल नहीं हो गया। अभी तक कन्वर्जन रेशियो एक शेयर के बदले डबल मिलने लगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, कन्वर्जन रेशियो 8 हो जाएगा। और चूंकि हमें टोटल पार वैल्यू वही रखना है, स्टॉक स्प्लिट जो एंटी डाइल्यूशन क्लॉज है इसीलिए डाला गया है कि डाइल्यूशन ना बढ़े, राइट। तो टोटल पार वैल्यू 200 ही रहे, तो 200 बराबर 8 इंटू एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 200/8 यानी कितना हो जाएगा 25। तो कन्वर्जन प्राइस जो है वो 25 पे आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले एक डिवेंचर होल्डर 4 शेयर रिसीव कर सकता था एट ₹50 ईच, मतलब कोई डिवेंचर होल्डर है उसको 4 शेयर मिलता और एक शेयर का दाम रहता 50 रुपया जो कि टोटल कितना हो जाता है 200 हो जाता है, टोटल 200 होगा ना, 200 रुपया होगा। स्टॉक स्प्लिट के बाद कन्वर्जन रेशियो 4 की जगह कितना हो गया 8 हो गया। अब उसको 8 शेयर मिलेगा, लेकिन कन्वर्जन प्राइस कितना होगा 25 रुपया होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू तो वही रहना है ना, टोटल वैल्यू कितना रहना है 200। तो 200 को मेंटेन करने के लिए यदि हमारा कन्वर्जन रेशियो 8 होता है तो कन्वर्जन प्राइस 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जो कि हमारे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल ये कहा जा रहा है कि FCCB क्यों इशू किया जाता है और कैसे लोअर कूपन रेट पर इशू कर सकती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल है कि जो XYZ लिमिटेड है ना, वो भारतीय कंपनी है जो 5 साल के फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को इशू करती है इन $, और इसमें एक कन्वर्जन का भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, यानी कि आप चाहें तो इस बॉन्ड को फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बॉन्ड का कूपन रेट रेगुलर बॉन्ड से लोअर है, लिखा है ना, द कूपन रेट इज़ लोअर। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, द कूपन रेट इज़ लोअर देन द रेट फॉर रेगुलर बॉन्ड, राइट। जो XYZ लिमिटेड के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इससे बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा आप खुद सोचिए कि जो कूपन रेट है वो हमारे जो रेगुलर बॉन्ड का रेट है उससे कम है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो खरीदने का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, तो बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का भी फिर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट USD में है, राइट, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा। अगर मान लीजिए कि डॉलर एप्रिसिएट होता है INR के अगेंस्ट, तो XYZ लिमिटेड के पेमेंट हायर हो सकते हैं। अब सवाल है कि XYZ लिमिटेड ने FCCB लोअर कूपन रेट पर क्यों इशू किया है। यहाँ लिखा है ना ये कूपन रेट लोअर है, क्यों इशू किया है लोअर कूपन रेट पे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का FCCB पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कूपन रेट, इसका इंपैक्ट रिपेमेंट कॉस्ट पर होता है। ये कह रहा है ना द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिकॉज दिस इज रॉन्ग वाई इज रॉन्ग, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का FCCB पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कूपन रेट। इसका इंपैक्ट कहाँ पे होता है, इसका इंपैक्ट होता है हमारे रीपेमेंट कॉस्ट पे। लेकिन कूपन रेट को डिसाइड करने में मेन फैक्टर नहीं है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द इंक्लूजन ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन इन FCCB, यह सही जवाब है। देखिए FCCB में एक यूनिक फीचर होता है वो कन्वर्जन ऑप्शन का, जिसमें बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो, ठीक है। तो इस कन्वर्जन फीचर की वजह से कंपनी लोअर कूपन रेट पर FCCB ऑफर करती है क्योंकि इन्वेस्टर को एक एडिड बेनिफिट मिलता है अगर स्टॉक प्राइस बढ़े। जैसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाता है, तो बॉन्ड होल्डर क्या करेंगे, अपने बॉन्ड को तुरंत शेयर में कन्वर्ट कर देंगे और एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। तो ये कन्वर्जन फीचर इतना अट्रैक्टिव है कि कंपनी लो इंटरेस्ट रेट पर FCCB इशू कर सकती है, जिससे इनका बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि इनको अब देखिए इंटरेस्ट रेट यदि कम होगा, कूपन रेट यदि कम होगा, तो इनको कम पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, तो इनका बोरोइंग कॉस्ट ही तो कम हो रहा है और इन्वेस्टर को फायदा भी है कि यदि फ्यूचर में स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो उनका मार्जिन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये बात। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 कह रहा है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, गलत है। मैच्योरिटी पीरियड का से बोरोइंग कॉस्ट का रिलेशन होता है, लेकिन कूपन रेट को लो मेंटेन करने में इसका रोल कुछ नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कंपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर स्टॉक प्राइस, ये भी गलत है। कंपनी का एक्सपेक्टेशन ऑन स्टॉक प्राइस हाई हो सकता है, लेकिन लोअर कूपन रेट का मेन रीज़न ये है कि FCCB का कन्वर्जन फीचर ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो फ्यूचर कन्वर्टेबल
फ्यूचर करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं। इसमें कन्वर्जन ऑप्शन की वजह से कंपनी इन्वेस्टर को लो कूपन रेट पर बॉन्ड ऑफर कर सकते हैं, जिससे बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है। इस हाइब्रिड फीचर की वजह से इन्वेस्टर को एक एडेड पोटेंशियल बेनिफिट का एडवांटेज मिलता है, राइट। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा जो हाई यील्ड सीरीज है ना, इसको हम लोग विजय पथ रखे हैं नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आपको हर एक वो कंसेप्ट क्लियर होगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में मदद देगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और उनके रिस्क के बारे में समझेंगे जो कि एफसीसीबी होल्डर फेस करते हैं। ये स्पेशली ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे जो एबीसी कॉर्पोरेशन है वो एक जापानीज़ कंपनी है, वो एफसीसीबी इशू करती है डॉलर में। इस डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक सिनेरियो बेस्ड सिनेरियो का यूज करेंगे। देखिए एबीसी कॉर्पोरेशन जो जापान में बेस्ड है, उसने यूएसडी में एफसीसीबी इशू किए हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास एफसीसीबी को इशू किए गए हैं जो कि डॉलर में है, और ये जापान में कॉर्पोरेशन है एबीसी। एफसीसीबी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, ठीक है। और बॉन्ड होल्डर को अर्ली रिडेम्पशन का ऑप्शन भी दिया गया है थ्रू अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन समझते हैं ना, पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल होता है, ठीक है। और इस बॉन्ड पर कूपन पेमेंट लो है, मैंने आपको बताया था कूपन पेमेंट लो क्यों रखा जाता है। लेकिन एबीसी कॉर्पोरेशन को कुछ पोटेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। क्या रिस्क है कि मान लीजिए यूएसडी अप्रिसिएट हो गया, ठीक है, तो यूएसडी अप्रिसिएट करता है तो कॉर्पोरेशन को येन में हायर अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि येन इनका ऑफिशियल करेंसी है, जापान का करेंसी है। साथ ही कंपनी को फॉरेन मार्केट में पॉलिटिकल और लीगल रिस्क का भी सामना, ऑब्वियसली ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रिस्क रहेगा, लीगल रिस्क रहेगा, राइट, ये दोनों रिस्क रहेंगे। तो इस सिचुएशन में कौन सा प्राइमरी रिस्क है जो एफसीसीबी होल्डर फेस करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क वुड द होल्डर ऑफ द एबीसी कॉर्पोरेशन एफसीसीबी प्राइमरली फेस? पहला ऑप्शन कह रहा है हाई कन्वर्जन रेट लीडिंग टू द पोटेंशियल लॉस। बिल्कुल गलत है। देखिए कन्वर्जन रेट का इम्पैक्ट तब होता है जब बॉन्ड होल्डर अपने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करते हैं, पर मेन कंसर्न एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन और क्रेडिट रिस्क का होता है। तो प्राइमरी रिस्क कन्वर्जन रेट की वजह से नहीं होता। एक्सचेंज रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है। एफसीसीबी होल्डर को प्राइमरली 2 रिस्क सामना करना पड़ता है, वो एक्सचेंज रेट रिस्क है और क्रेडिट रिस्क, क्योंकि रिपेमेंट फॉरेन करेंसी में होता है, और अगर यूएसडी अप्रिसिएट करता है तो होल्डर का अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हायर कॉस्ट पर मिल सकता है। साथ ही अगर एबीसी कॉर्पोरेशन फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाती है या डिफ़ॉल्ट करती है तो बॉन्ड होल्डर को उनका प्रिंसिपल रिकवर करने में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अगर यूएसडी अप्रिसिएट हो गया तो एबीसी कॉर्पोरेशन को येन में हायर रिपेमेंट करना पड़ेगा। इस वजह से एफसीसीबी होल्डर को रिपेमेंट भी इम्पैक्ट हो सकता है अगर कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो तो। ये सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन सी कर रहा है इंक्रीज कूपन पेमेंट ड्यू टू बॉन्ड इशूअर डिस्क्रिप्शन। गलत है। एफसीसीबी में कूपन पेमेंट फिक्स्ड होती है और इशूअर अपने डिस्क्रिप्शन पर इंक्रीज नहीं कर सकता। फिर ऑप्शन 4 कर रहा है पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम एबीसी कॉर्पोरेशन डोमेस्टिक मार्केट। गलत है। एफसीसीबी होल्डर प्राइमरली एक्सचेंज रेट और क्रेडिट रिस्क फेस करते हैं। याद रखिएगा 2 तरह का रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ये 2 रिस्क है जो ये फेस करते हैं, राइट। तो ये रिस्क को ध्यान रखेंगे हम लोग कि मेन जो 2 रिस्क है जो कि होल्डर फेस करते हैं वो हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क है और ये रिस्क है। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन मेजनाइन फाइनेंसिंग पे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजनाइन फाइनेंसिंग, जो कि स्पेसिफिकली एबीसी लिमिटेड के केस स्टडीज़ के जरिए हम समझेंगे कि मेजनाइन फाइनेंसिंग क्या होता है और यह किस तरह से एबीसी लिमिटेड की एक्विजिशन स्ट्रेटजी में मददगार हो सकती है। पहले सिनेरियो को समझिए। देखिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी एक्वायर करने का प्लान बना रही है और फंड रेज करने के लिए मेजनाइन फाइनेंसिंग के टर्म्स में लैंडर मेजनाइन फाइनेंसिंग के सहारा ले रही है। इस फाइनेंसिंग के टर्म्स में लैंडर को डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। डेप्ट को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लैंडर जो है डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है। अगर एबीसी लिमिटेड अपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करती है तो कंडीशन क्या डाला गया है कि इफ़ एबीसी लिमिटेड डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। अब देखिए क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट पार्शली फिक्स्ड और पार्शली वेरिएबल है। देखिए लिखा गया है जो इंटरेस्ट रेट है वो पार्शली फिक्स है और पार्शली वेरिएबल है। हालांकि मेजनाइन फाइनेंसिंग ट्रेडिशनल डेब्ट से ज़्यादा कॉस्टली है, या एबीसी लिमिटेड को एडिशनल लिक्विडिटी रेज करने से कम कॉस्ट पे फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो मेजनाइन फाइनेंसिंग इन मोर कॉस्टली दैन ट्रेडिशनल डेब्ट, इट ऑफर एबीसी लिमिटेड अ लोअर कॉस्ट दैन रेजिंग एडिशनल लिक्विडिटी, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये की जा रही है कि इस डेप्ट की मैच्योरिटी दूसरे लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशन के साथ अलाइन करती है जो एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट पर है। तो इस सिचुएशन में मेजनाइन फाइनेंसिंग को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब कर रहा है? पहला कर रहा है अ लो कॉस्ट सिक्योर डेप्ट दैट इज लेस एक्सपेंसिव दैन ट्रेडिशनल बैंक लोन। देखिए ये गलत है। मेजनाइन फाइनेंसिंग हमेशा सिक्योर्ड होती है, हमेशा सिक्योर्ड नहीं होती है।
और यह ट्रेडिशनल बैंक लोन से ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो यह स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है। ये कह रहा है ना लो कॉस्ट, नहीं लो कॉस्ट नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट होता है और सिक्योरिटी भी नहीं होती है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन 1 तो गलत है। ऑप्शन 2 कर रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन विथ फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है जिसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट है और इक्विटी कन्वर्जन राइट है। ये भी गलत है। मेजनाइन फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म तो होती नहीं है, और इंटरेस्ट रेट पार्शली फिक्स और पार्शली वेरिएबल होता है, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। ऑप्शन 3 कर रहा है हाइब्रिड फाइनेंसिंग ऑप्शन दैट कंबाइन डेप्ट एंड इक्विटी फ्यूचर विद पोटेंशियली इक्विटी कन्वर्जन राइट अपॉन डिफॉल्ट। हाँ, डिफॉल्ट में आप डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेजनाइन फाइनेंसिंग एक हाइब्रिड फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो डेप्ट और इक्विटी फ्यूचर को कंबाइन करती है। अगर बॉरोवर डिफॉल्ट करता है तो लेंडर को डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। यह फाइनेंसिंग ऑप्शन अनसिक्योर्ड होती है, राइट क्या होती है, अनसिक्योर्ड होती है और लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड रखती है और इंटरेस्ट रेट फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं। मान लीजिए अगर एबीसी लिमिटेड अपने डेप्ट पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो लेंडर को ये अधिकार होता है कि वो अपने डेप्ट को एबीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले, जो कि उनके लिए एक पोटेंशियल अपसाइड हो सकता है, राइट। ऑप्शन 4 कर रहा है लो रिस्क फाइनेंसिंग ऑप्शन विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर। गलत। इमेजिनाइन फाइनेंसिंग लो रिस्क नहीं होती, इसमें रिस्क हाई होता है और रिटर्न हाई होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल से ज़्यादा का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कुछ चीज़ें जो कि आपको याद रखनी चाहिए इमेजिनाइन फाइनेंसिंग के बारे में। एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो डेप्ट और इक्विटी के फ्यूचर को कंबाइन करता है, लेंडर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर बॉरोवर डिफॉल्ट करे। यह फंडिंग ऑप्शन एबीसी लिमिटेड को एक्विजिशन के लिए जरूरी रिसोर्स रेज करने में मददगार है, एवन दो ये ट्रेडिशनल डेप्ट से ज़्यादा कॉस्टली है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो वाज वैल्यूबल फॉर यू प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट एनी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू AVFM प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। थैंक यू।